In this lecture, we are studying about how first rDNA is constructed. The first recombinant DNA was constructed by Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1972. The first recombinant DNA constructed by Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1972. This is one of the interesting story about the first recombinant DNA. These two scientists take a closely related bacterium. One bacterium is responsible to cause the pneumonia, that is Salmonella typhimurium, and another related bacteria is Escherichia coli. E. coli bacteria do not have natural plasmid, but Salmonella typhimurium contain the natural plasmid. स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने साल्मोनेला टाइफाम्यूरियम बैक्टीरिया को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व किया तो इन्होंने देखा कि साल्मोनेला बैक्टीरिया के पास हर किसी बैक्टीरिया की तरह अपना न्यूक्लियोइड यानी मेन क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है ही है, इसके अलावा एक और स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी प्रेजेंट है, which is freely living in the cytoplasm and have its own origin of replication. You know that origin of replication is a sequence of nucleotide which are responsible to initiate the replication process. Plasmid of Salmonella bacteria also have one important gene. This gene is called as antibiotic resistant gene, यानी एंटीबायोटिक से फाइट करने वाला, एंटीबायोटिक का अपोज करने वाला जीन. अब ये एंटीबायोटिक क्या होती है, पहले हम इसको समझ लेते हैं. एंटीबायोटिक, एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोटिक मीन्स लाइफ, स्पेशली लाइफ ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज लाइफ ऑफ पैथोजन. तो एंटीबायोटिक एक ऐसा ऑर्गेनिक केमिकल है जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए या बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यूज होता है. जिस बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन रहेगा वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक का अपोज करने में कामयाब हो जाएगा और उस बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट, कोई असर नहीं होगा, वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाते चलेगा और किल भी नहीं होगा. इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके अलावा ये जो एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरियम है, इट इज ऑल्सो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. दिस बैक्टीरिया कंटेन its own nucleoid, that is main bacterial chromosome, but it did not have the plasmid. अब इसके पास ना प्लाज्मिड है ना ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है. जब दोनों बैक्टीरियम पर एंटीबायोटिक अप्लाई की जाएगी, साल्मोनेला टाइफाम्यूरियम पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके पास अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है. बट ई कोलाई एंटीबायोटिक से किल भी हो सकता है या इसकी ग्रोथ रुक सकती है, ग्रोथ इनहिबिट हो सकती है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया कंप्लीटली रुक जाएगा. Stanley Cohen and Herbert Boyer isolate this antibiotic resistant gene. तो सबसे पहले आपको बैक्टीरिया की सेल वॉल डिग्रेड करनी पड़ेगी. तो सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम यूज किया गया, लाइसोजाइम. देखिए ये एंजाइम तो आर्टिफिशियल यूज किया गया था इस एक्सपेरिमेंट में, लेकिन लाइसोजाइम नेचुरली हमारे टीयर और सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है. लाइसोजाइम की वजह से सेल वॉल ब्रेक डाउन हो गई. अब बची प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो you know that plasma membrane is made up of lipid bilayer and some protein, integral protein and peripheral protein. सेल को, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को लाइपेज और प्रोटीएज, इन दो एंजाइम से ट्रीट किया गया. लाइपेज ने पूरी तरह लिपिड को ब्रेक डाउन कर दिया और प्रोटीएज एंजाइम ने, प्रोटीएज होना चाहिए, हाँ, प्रोटीएज ने प्रोटीन को डिसॉल्व कर दिया, जिसकी मदद से सेल में जहां कहीं भी लिपिड और प्रोटीन थे ये पूरी तरह से खत्म हो गए. अब बच गए दो डीएनए, एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए विच इज प्लाज्मिड और एक लार्जर सर्कुलर डीएनए विच इज मेन क्रोमोसोम ऑफ द बैक्टीरिया. इनको डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से सेपरेट किया गया सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में. जो हैवी मॉलिक्यूलर वेट था यानी कि न्यूक्लियोइड, ये टेस्ट ट्यूब के बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगा और सुपरनेटेंट मतलब ऊपर की लेयर में ऑब्टेन होगा स्मॉल सर्कुलर डीएनए विथ लो मॉलिक्यूलर वेट. तो ऊपर हमको मिल जाएगा प्लाज्मिड. अब प्लाज्मिड को अलग सेपरेट एक टेस्ट ट्यूब के अंदर निकाला जाएगा. लेट अस कंसीडर दिस इज अ टेस्ट ट्यूब. इसमें प्यूरिफाइड प्लाज्मिड को रखा गया और इस टेस्ट ट्यूब में एंजाइम ऐड किया गया, मॉलिक्यूलर सीजर यानी कि डीएनए कटिंग एंजाइम,
विच इज सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, अब ये एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए कटिंग एंजाइम है, इसको मॉलिक्यूलर सीजर नाम दिया गया। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को ये इंस्पेक्ट करेगा और प्लाज्मिड के टुकड़े कर देगा, पीसेस कर देगा। इन सभी पीसेस में से हमारा एक पीस है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा, क्योंकि इसमें हमको इंटरेस्ट है, एंड दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट इज एंटीबायोटिक, आर मीन्स रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, फिर से हम इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कर सकते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोफोरेसिस से जब सारे सेगमेंट सेपरेट हो गए, स्क्रीनिंग करने के बाद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को यहां इस तरह से प्यूरिफाइड किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बॉयर ने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को ई कोलाई में इंट्रोड्यूस करने के लिए एक वेक्टर डीएनए को भी सिंथेसाइज किया। ये आर्टिफिशियल डीएनए है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया, इसीलिए इस डीएनए को नाम दिया जाएगा वेक्टर डीएनए। इसके पास कोई खास जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जिससे फिनोटाइप चेंज हो सके, बट ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया। वैसे तो कुछ वेक्टर नेचुरल भी होते हैं, लेकिन इन्होंने आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया। अब दोनों भी डीएनए को फिर से टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद लाइगेस एंजाइम ऐड किया गया, एंड ऑल वी नो दैट लाइगेस इज अ जॉइनिंग एंजाइम। ये जो फ्री एंड है प्लाज्मा वेक्टर का और एक फ्री एंड है जीन ऑफ इंटरेस्ट का, इनको एक दूसरे से सील कर दिया लाइगेज ने, और दूसरे फ्री एंड को भी एक दूसरे से सील कर दिया। अब यहां पर देखिए कि दो अलग अलग डीएनए ज्वाइन हो गए, दोनों डिफरेंट सोर्सेस से हैं। ये जो रेड कलर वाला फ्रेगमेंट है, इसको साल्मोनेला टाइफाम्यूरियम से निकाला गया, जो कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और दूसरा जो ब्लैक डीएनए है जिसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया गया, ये हमारा वेक्टर। तो बाय ज्वाइनिंग द डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस, it will become the recombinant DNA, that is rDNA. Recombinant DNA is also called as chimeric DNA. ठीक है, अब इस recombinant DNA को ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू ई कोलाई बैक्टीरिया के नजदीक रख दिया गया, और ई कोलाई ने इस recombinant DNA को अपने अंदर रिसीव कर लिया। तो फॉर ई कोलाई के लिए ये जो recombinant DNA है एलियन डीएनए कहलाएगा, और एलियन डीएनए के लिए बैक्टीरिया होस्ट कहलाएगा। होस्ट सेल और रिसिपिएंट सेल, क्योंकि ये रिसीव करने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज नाउ इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द ई कोलाई बैक्टीरिया। जिसके पास अपना पर्सनल प्लाज्मिड नहीं था, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ई कोलाई के सारे एंजाइम्स को अपने लिए काम पे लगाएगा। कुछ एंजाइम्स को कहेगा रेप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए, और कुछ एंजाइम को एक्सप्रेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज करेगा। तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाएगी। मतलब एक ओरिजिनल जीन हमने इंट्रोड्यूस किया था वेक्टर के साथ मिलकर, क्योंकि वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहां भी वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। क्योंकि वेक्टर सिंथेसाइज किया गया, तो इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, ताकि वो अपनी मल्टीपल कॉपीज तैयार कर सके। एक ओरिजिनल जीन की वजह से मल्टीपल कॉपीज तैयार हो जाएगी, इसे कहा जाएगा जीन लाइब्रेरी। तो दिस वाज द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्टेड बाय स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। मेन बात इसमें यह है कि एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ, सक्सेसफुल हुआ, स्पेशली इस एंजाइम की मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर, सीजर मतलब कट करने वाली चीज जो डीएनए को कट करेगी। अब इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसी हुई, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये बात है 1963 की। 1963 में तीन होनहार साइंटिस्ट, एक का नाम है आर्बर, दूसरे का नाम स्मिथ और तीसरे का नाम नेथन। आर्बर, स्मिथ और नेथन, इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिस्कवर किया। बट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पहले हमको वायरस की लाइफ साइकिल समझनी पड़ेगी। देखिए, वायरस असेल्यूलर है, मतलब ना प्रोकैरियोटिक सेल से बना है और ना ही यूकैरियोटिक सेल से। तो क्या ये अपनी प्रोजीनी तैयार कर सकता है? क्या वायरस रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकता है? इसका आंसर है यस। जब वायरस अपने होस्ट सेल के ऊपर अटैच होगा तो इट इज एबल टू प्रोड्यूस इट्स प्रोजीनी, एंड द लाइफ साइकिल ऑफ वायरस इज गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। लाइफ साइकिल मीन्स रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस। वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं।
तो लेट अस कंसीडर दिस इज बैक्टीरिया, ये कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, सपोज ई कोलाई, लेकिन इसमें इन्फेक्शन होगा तो इसको हम नाम देंगे होस्ट बैक्टीरियम। नाउ लेट अस कंसीडर अगेन दिस इज अ बैक्टीरियोफेज वायरस। वायरस सबसे पहले होस्ट सेल के रिसेप्टर के ऊपर आकर अटैच होगा और ये वायरस के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल है। कोई एक न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, या तो डीएनए या तो फिर आरएनए। फर्स्ट स्टेप इन द लाइफ साइकिल ऑफ वायरस इज अटैचमेंट। वायरस अटैच ऑन द रिसेप्टर साइट ऑफ द होस्ट सेल। सेकेंड स्टेप, अब यह वायरस नीचे बेंट होगा और अपने न्यूक्लिक एसिड को होस्ट के साइटोप्लाज्म में पेनिट्रेट कर देगा। सेकेंड स्टेप इज पेनिट्रेशन। ओके, नाउ थर्ड स्टेप, वायरल डीएनए होस्ट के एंजाइम से अपना काम करवा के लेगा। वायरल डीएनए होस्ट के एंजाइम को कहेगा कि भाई हमारी डुप्लीकेट कॉपीज यानी रेप्लिकेशन परफॉर्म करके दो, और दूसरे एंजाइम से कहेगा कि मेरे लिए प्रोटीन कोट बना के दो। तो दीज आर सपोज प्रोटीन कोट ऑफ द वायरसेस इटसेल्फ। द थर्ड स्टेप इज नाउ नोन एज सिंथेसिस। वायरस अपने खुद के डीएनए मॉलिक्यूल बनाया, अपना खुद का प्रोटीन बनाया। अब सिंथेसिस के बाद होगी असेंबली प्रोसेस। असेंबली का मतलब ज्वाइन हो जाना। तो देखिए, एक डीएनए एक वायरल कोट में जाएगा, प्रोटीन कोट में, दूसरा डीएनए दूसरे प्रोटीन कोट में जाएगा। इस तरह से प्रोजीनी वायरस तैयार हो गई होस्ट सेल में। यहां पर हम दो एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, सैकड़ों प्रोजीनी वायरस होस्ट सेल में असेंबल हो जाएंगे। तो फोर्थ स्टेप इज कॉल्ड एज असेंबली। ओके, एंड फिफ्थ स्टेप, अब सबके सब वायरस बैक्टीरिया के इनर सेल वॉल पर जाकर अटैच हो गए, सेल वॉल को पूरी तरह तोड़ देंगे, डिग्रेड हो गए, और तोड़ फोड़कर सारे वायरस आजाद हो जाएंगे। दिस लास्ट स्टेप इज कॉल्ड एज रिलीज। देखिए, एक वायरस ने इन्फेक्ट किया था, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ वायरस बैक्टीरिया को तोड़कर बाहर निकल गए। दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। वन वायरस प्रोड्यूसेस मैनी हंड्रेड्स ऑफ प्रोजीनी वायरसेस। अब एक एक वायरस अपने अपने होस्ट पर जाएगा और यह लाइफ साइकिल रिपीट होती चली जाएगी। On the basis of this life cycle of the virus, we are studying about the discovery of restriction endonuclease. आर्बर, स्मिथ और नेथन एक मर्तबा बैक्टीरिया को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे थे कि बैक्टीरिया में मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और दूसरी प्रोसेसेस कैसी परफॉर्म होती हैं। अचानक इस बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस आकर के बैठा। ठीक है, वायरस के अंदर फिर से जेनेटिक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल डीएनए। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुई, दैट इज अटैचमेंट। आर्बर, स्मिथ और नेथन ने देखा कि इस वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में पेनिट्रेट कर दिया। तो सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हुई, दैट इज पेनिट्रेशन। अब थर्ड स्टेप जैसी होने वाली थी, यानी कि सिंथेसिस। होस्ट सेल के एंजाइम में से दो एंजाइम ने बगावत की। दोनों एंजाइम ने कहा कि भाई हम तुम्हारे लिए प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेंगे और ना ही तुम्हारा रेप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। एंजाइम ने वायरल डीएनए से ऐसा कहा। अब एक एंजाइम, दो में से जिन्होंने बगावत की थी, एक एंजाइम इस वायरल डीएनए के पास आया और जगह जगह पर मिथिल ग्रुप ऐड करना शुरू कर दिया, मतलब मार्किंग की। सो दिस फर्स्ट एंजाइम इज कॉल्ड एज मिथाइलेज, बिकॉज इसने मिथिल ग्रुप अटैच कर दिया था जगह जगह। फिर दूसरा एंजाइम जिसका नाम अभी फिलहाल हम नहीं जानते हैं, अभी नाम आएगा उसका, किस तरह से नाम बना। तो दूसरे एंजाइम को मिथाइलेज ने कहा कि भैया मैंने जहां जहां मिथिल ग्रुप ज्वाइन किया है, मैंने जहां जहां मार्किंग की है, वहां वहां पर आप वायरल डीएनए को कट कर दीजिए। तो सेकंड एंजाइम आया और सेकंड एंजाइम ने वायरल डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसकी वजह से वायरल डीएनए इनएक्टिवेट हो गया। अब जब डीएनए इनएक्टिवेट हो गया तो ना उसका रेप्लिकेशन होगा और ना ही प्रोटीन सिंथेसिस, यानी तीसरी जो स्टेप थी सिंथेसिस वाली, वो रुक गई। स्मिथ और नेथन ने आर्बर को पूछा कि भैया सेकंड एंजाइम का नाम क्या है। आर्बर ने कहा कि इस एंजाइम ने तो वायरल डीएनए को सिंथेसाइज होने से रोक दिया, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सिंथेसिस के रिस्ट्रिक्शन हो गया, तो इस एंजाइम का नाम रखा जाएगा रिस्ट्रिक्शन। अब ये एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए और हम डिस्कस करते हैं, जैसे लिपिड को डिसॉल्व करने वाला, ब्रेकडाउन करने वाला एंजाइम है लाइपेज, प्रोटीन को ब्रेकडाउन करेगा प्रोटीएज, सेल्यूलोज को ब्रेकडाउन करेगा सेल्यूलेज, काइटिन को ब्रेकडाउन करेगा काइटिनेज। सेम इसी तरह न्यूक्लिक एसिड को ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम का नाम है न्यूक्लियेज। न्यूक्लियस की दो क्लासेस हैं, एक क्लास का नाम है एक्सोन्यूक्लियस
और दूसरी क्लास का नाम रखा गया इंडोन्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल, ये डीएनए मॉलिक्यूल हैं। एंजाइम अगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को एंड से रिमूव करता है तो इसे कहा जाएगा एक्सोन्यूक्लियस, बिकॉज इट एक्ट ऑन द एंड पॉइंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। बट अगर एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल को अदर देन एंड बीच में से इस तरह कट करता है तो इस एंजाइम को नाम दिया जाएगा इंडोन्यूक्लियस। स्मिथ और नेथन ने आर्बर को पूछा कि भाई ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो वायरल डीएनए के सिंथेसिस को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ये एक्सोन्यूक्लियस है या इंडोन्यूक्लियस है? आर्बर ने कहा कि इट कट द डीएनए अदर देन एंड बट इन बिटवीन, यानी डीएनए को बीच में से कहीं पर भी कट कर सकता है, इसलिए एंजाइम को नाम रखा गया रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द मेजर क्लास ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम जो बैक्टीरिया में पाया गया, सेकंड वाला एंजाइम। फिर जब रिसर्च आगे बढ़ी, सभी साइंटिस्ट लोग अलग अलग बैक्टीरिया में रिसर्च करने लगे, तब पता चला कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम बहुत सारे बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो आर्बर, स्मिथ और नेथन ने डिस्कवर किए थे, उस एंजाइम का नाम रखा गया HIND सेकेंड। अब ये नाम कैसे रखते हैं? तो नाम रखने के प्रोसेस को नाम दिया जाता है नॉमेनक्लेचर। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा या लिविंग वर्ल्ड में भी थोड़ा बहुत दिया है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके नाम रखने के तरीके को भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, जो कार्लोस लिनायस ने बताया था। यहां पर हम एंजाइम को नाम रखने के रूल्स बना रहे हैं, एंड दिस रूल आर आल्सो कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर बट फॉर नाउ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो रूल नंबर 1 ये है कि एंजाइम का नाम बैक्टीरिया के नाम से रखा जाएगा, जिसमें 5 अल्फाबेट्स रहेंगे। जो फर्स्ट अल्फाबेट रहेगा एंजाइम के नाम में, दैट फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी कैपिटल लेटर। ओके, एंड दिस कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट द जीनस ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम विच एंजाइम हैज बीन आइसोलेटेड। रूल नंबर 2, सेकेंड एंड थर्ड लेटर जो रहेगा नाम में, सेकेंड एंड थर्ड लेटर शुड बी स्मॉल अल्फाबेट, लोअर केस में रहेंगे, स्मॉल अल्फाबेट रहेंगे। एंड सेकेंड एंड थर्ड बोथ अल्फाबेट रिप्रेजेंट द स्पेसीज ऑफ दैट बैक्टीरिया फ्रॉम विच एंजाइम हैज बीन ऑब्टेन और आइसोलेटेड। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पर यानी रूल नंबर 3 ये है कि जो फोर्थ लेटर रहेगा ये बैक्टीरिया की स्ट्रेन रिप्रेजेंट करेगा। इट मे बी प्रेजेंट और इट मे बी एब्सेंट। फोर्थ अल्फाबेट कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर प्रेजेंट है तो इट मे बी कैपिटल लेटर और इट मे बी स्मॉल लेटर। एंड द फोर्थ पोजीशन रिप्रेजेंट द नेम ऑफ स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम विच एंजाइम हैज बीन ऑब्टेन। बैक्टीरिया का स्पेसीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें अलग अलग स्ट्रेन पाई जाती हैं। जैसा ई कोलाई है, उसमें RY13 करके एक स्ट्रेन है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है, उसमें RD करके एक स्ट्रेन है। तो हर स्पेसीज में बहुत सारी स्ट्रेन पाई जाएंगी। फिफ्थ पोजीशन पर जो लेटर रहेगा दैट इज रोमन कैपिटल नंबर। लास्ट पोजीशन दैट इज फिफ्थ पोजीशन रिप्रेजेंट द रोमन कैपिटल number, and this Roman capital number represent the order of discovery of the enzyme from same bacteria। जैसे यहां पर आपने लिखा HIND सेकेंड, तो ये हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया में से दूसरे नंबर पर डिस्कवर किया गया एंजाइम है, जिसकी रेस्ट्रिक्शन साइट 6 बेस पेयर लॉन्ग होती है। रेस्ट्रिक्शन साइट कौन सी है? ये 5 साल के बाद डिटरमाइन किया गया, एंड दैट रेस्ट्रिक्शन साइट मस्ट बी GTTAAC। अब देखिए एक स्ट्रैंड है फॉर एग्जांपल डीएनए का, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रहेगा, सामने वाले स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, G, यहां पर T, यहां पर T, फिर A और C। फॉरवर्डेड रीडिंग और बैकवर्डेड रीडिंग यानी 5' to 3' ऑन वन स्ट्रैंड, 3' to 5' oppositely on another strand, if the sequence of nucleotide are readed as same, then it is called as palindromic DNA। palindromic DNA। Forwarded or backwarded reading on complementary strand pronunciation must be same।
जैसे कि एनसीईआरटी में आपको एक एग्जाम्पल दिया है, मलयालम। मलयालम लैंग्वेज है, आप इसको चाहे इस डायरेक्शन में पढ़िए या अपोजिट डायरेक्शन में पढ़िए, सेम प्रोनाउंसिएशन आएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल एक लैंग्वेज का नाम है हमारा हिंदी, इसको फॉरवर्डेड पढ़ेगे तो हिंदी प्रोनाउंसिएशन आएगा, लेकिन बैकवर्डेड पढ़ोगे तो कोई और प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। ये वर्ड पैलियंड्रोमिक नहीं है, बट दिस इज अ पैलियंड्रोमिक वर्ड। इसी तरह आप अपना नाम लिखिए, उसको फॉरवर्डेड डायरेक्शन में पढ़ेगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन अलग रहेगा, लेकिन बैकवर्डेड डायरेक्शन में पढ़ोगे तो अलग प्रोनाउंसिएशन रहेगा। इसी तरह डीएनए मॉलिक्यूल में सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉरवर्डेड और दूसरे स्टैंड पर बैकवर्डेड सेम प्रोनाउंसिएशन हो, ऐसा मतलब कंपलसरी नहीं है, बट अगर अपोजिट स्टैंड पर सेम प्रोनाउंसिएशन रहेगा तो उसको आप नाम दोगे पैलियंड्रोमिक डीएनए। ठीक है, तो दीज आर द रूल्स बिहाइंड द नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक बैक्टीरिया है फॉर एग्जांपल एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई, इसमें से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऑब्टेन किया गया, तो उसका नाम रखा जाएगा ई कोलाई से इको R1, डायरेक्टली मैं नाम लिख दिया। अब इसको रूल में फिट करते हैं, तो फर्स्ट अल्फाबेट इज कैपिटल लेटर, दैट इज जीनस ऑफ द बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया का ई लिखा हमने। सेकंड और थर्ड लेटर, दोनों लेटर, स्पेसीज के पहले दो लेटर है कोलाई का CO, फिर जो फोर्थ लेटर है ये स्ट्रेन है RY13 का हमने लिखा R। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर हुआ तो कैपिटल भी रह सकता है और स्मॉल भी रह सकता है। फिर ये रोमन कैपिटल 1 नंबर है। ई कोलाई बैक्टीरिया में से पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको R1 को डिस्कवर किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम।